नमस्कार, दखल इंडिया लाइव 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं दिल्ली से आपका आर.के. दीक्षित संपादक, जो कि भारत मंडपम में आपको लेके चलता हूं। यहां पर कई राज्यों के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय मेला है और हर साल की तरह इस बार भी अपनी एक साबित कर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद जी ने इस मेले को लाइट लैम्प करके लोगों को सुपुर्द किया है। इस मेले की खासियत यह रही दोस्तों कि कई राज्यों की यहाँ पर शिरकत रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, अगरतला, पंजाब जैसे कई राज्यों ने यहाँ पर आकर के अपना ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया हुआ है। दोस्तों, मेले तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेला जो कि देश विदेश का जाना हुआ यह मेला इस बार भी अपने अंदर कुछ नई खूबियों के साथ लोगों को लुभा रहा है। 10 साल से बंद पड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी इस बार आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह अंतर्राष्ट्रीय मेला अपनी खूबियों के साथ इस बार भी एक नई छटा के साथ आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश एक पवेलियन है यहाँ पर, और उसमें हाथ से बनी कुछ कारीगरी के साथ लोगों ने अपने बनाए हुए सामानों को यहाँ पर प्रदर्शन किया। मेले की खासियत यह रही कि लोगों को खूब अच्छी तरीके से खरीदारी के साथ लुभा रहा है। श्री जतिन प्रसाद जी ने इस बार भी मामूली चीज नहीं, ये हम लोग बचपन से ट्रेड फेयर देखते हुए आ रहे हैं, मगर जब ये जैसे कि अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना कि ये भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है, तो ये इसके स्टेट फेयर के और 4 चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास इवेंट्स इस भारत मंडपम जैसे जो ये बन के तैयार हुआ है हमारी आंखों के सामने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बच्चे तो इतना नहीं जानते होंगे, मगर जिन्होंने पुराने वाले एग्जीबिशन देखे और आज देखेंगे वो समझ सकते हैं भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहां से कहां हम पहुंच गए हैं कि हम विश्व पटल पे अपनी छाप रखने के लिए पूरे देश और दुनिया में डंका बज रहा है। तो जैसे कि अभी हमने ये ट्रेड फेयर में ये थोड़ी सी फिल्म भी देखी और प्रधानमंत्री के कुछ शब्द भी सुने, तो ये ट्रेड और ये ट्रेड एग्जीबिशंस यही आने वाले समय में और ये भारत का एक रास्ता बन रहा है, जो विकसित भारत की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है 2047 तक, वो इन्हीं और ऐसे ही इवेंट्स और ऐसे ही लोगों का देश और दुनिया का जो केंद्र बनेगा भारत, जो यहाँ आज हम लोग देख रहे हैं। इंदौर शहर से आया हूँ और मैं अपनी ये लेदर टॉयज का प्रदर्शन कर रहा हूँ, पूरा लाइव डेमो करके सबको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई लोगों को समझ में आता नहीं कि कैसे बनता है। तो मैं उस हिसाब से ये बताता हूँ कि तार का ढांचे से पहले ढांचा बनाते हैं, और ये तार का ढांचा होता है क्या, ये तार का ढांचे बनाते हैं पहले, उसके बाद इसको इसके पल्प से शेप देते हैं। शेप देने के बाद फिर ये पूरा शेप हो जाता है। उसके बाद फिर ये पेपर पल्प है, इसका पीस के इसको पानी में मिला के और चीनी के आटे की लुट्टी बना के फिर इसका पेस्ट बनाया जाता है। वो पेस्ट से हम फिर ये एनिमल बनाते हैं क्या, और ये एनिमल फिर ये बनने के बाद सूख जाता है। सूखने के बाद फिर ये इसको हम है ना, ये जैसे सूख गया ये घोड़ा, उसके बाद हम ये लेदर चढ़ाते हैं। ये गोट स्किन होती है लेदर की, लेदर की वो बच्चों में रहता है गोट स्किन, उसको फिर इस पे चढ़ा के फिनिशिंग करके और फिर इस पे हम कलरिंग कर देते हैं। तो ये ऐसा कलर होने के बाद ये घोड़ा ऐसा फिनिश हो जाता है। इस पे काठी वगैरह लगा के हम उसको तैयार करते हैं। और इस क्राफ्ट में हमें जीआई मिला हुआ है, और ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमारे बाप दादा यही काम करते आ रहे हैं, और देवास के आमचे देवास हिस्ट्री में नाम है हमारा। आज़ादी के पूर्व से इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं, चला रहे हैं। और आज हम बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी
कला का प्रदर्शन करते हैं और सेल करते हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश पेवेलियन में आए हैं, यहाँ पे हम लाइव डेमो दे रहे हैं और यहाँ पर हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि थोड़ा हमें इसके लिए कुछ कोशिश करें ताकि ये कला लुप्त ना हो। उसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता है, कहीं ज़मीन मिल जाए कर्जा, इसके लिए हमने शासन से भी आवेदन किया है। अभी हमें इसके लिए कहीं अच्छी जगह दें ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। सर देखा जाए तो एक खिलौना बनाने में कितना समय लगता है? एक खिलौने में अगर एक ही सिर्फ बनाना है तो उसमें कम से कम 10 दिन लगते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद ये जो पल्प होता है सूखता है, सूखने के बाद इसके खुर वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद लेदर चढ़ाते हैं, लेदर चढ़ाने के बाद इसकी जॉइंट वगैरह छुपाने के लिए फिनिश करते हैं। ये ऐसे जॉइंट रहता है ना, इसको छुपाते हैं, चिपकाने के बाद फिर इसमें कलरिंग करते हैं। तो 10 दिन तो कम से कम लगते हैं। और अगर क्वांटिटी में ऑर्डर होता है तो हम लेबर बढ़ा के उसको हम ज्यादा बनवा के और उसको हम सेल करते हैं। तो सर सबसे ज्यादा खिलौना कौन सा बिकता है, पेपर का या चमड़े का? लेदर का ही बिकता है, पेपर का तो चलता ही नहीं है, तो टूट जाता है, गिरते ही टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम लेदर के ही बनाते हैं, केवल लेदर का ही सारा काम है हमारा ये। जैसे हम साइड में जो खिलौने देख रहे हैं वो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ये साइड में जो है ये अपना राजस्थानी शैली के हैं। इसमें एक राजस्थानी कपड़ा होता है, जैसे ये हाथी है जी जी, इसका एक्सपोर्ट होता है जी। ये बहुत अच्छे पैमाने पे इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, ये फॉरेनर ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। तो हमने ये भी चालू किया है। एक जूट का भी कभी डिमांड होती है कि हमें जूट के बना के दो, उसको सिर्फ जूट चाहिए, लेदर नहीं, फिर हम जूट चढ़ा के उसको देते हैं, तो उसका भी एक्सपोर्ट होता है। तो सर आजकल इन काम के अंदर क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं वो भी सर बताइए। अब मुश्किलें तो बस यही है कि जो लेदर है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी आती है कि जो लेदर की टेनरी है हमारे यहाँ इंदौर में नहीं है। ये टेनरी अधिकतर हैदराबाद है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है, वहाँ पर है, तो वहाँ से हमें लेदर मंगाना पड़ता है। तो वहाँ से मतलब टाइम लगता है आने में, लेकिन मिल जाता है। लेकिन अभी कई टेनरी बंद हो गई हैं, वो भी इसी वजह से कि वो शहर में थी। शहर में क्या है कि पोल्यूशन के हिसाब से उनको बंद करवा दिया गया, जिससे डिमांड मतलब कम हो गई और लेदर के भाव बढ़ गए। उनको क्या कहा कि भाई कहीं जंगल में जाके इसको काम को शुरू करो जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं हो। उससे कई टेनरी बंद हो गई हैं। अब उसकी से 1-2 टेनरी हैं जहाँ से हम माल मंगाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है और हैदराबाद है और राजस्थान इधर से मंगाते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन ज़्यादा पैमाने पे अगर हम लें तो वो नहीं मिल पाता हमारा। इसलिए गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि इसके लिए टेनरी की व्यवस्था करें ताकि हमारे को कोई काम की रुकावट नहीं हो। दूसरा, हमें अच्छी जगह एक अच्छी ज़मीन दें ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको प्रशिक्षण दें, जिससे ये काम और आगे बढ़े। क्योंकि अभी ये क्या है, बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको हम और बढ़ाएं, लोगों को ट्रेन करें ताकि ये और ज़्यादा बढ़े और वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे बने और इसका एक्सपोर्ट हो। तो सरकार से भी आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है? अभी तो हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। बस ये मदद है कि ये डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हमें एग्जीबिशन में बुलाते हैं और हम जाते हैं, हमें स्टॉल फ्री देते हैं। और उसके अलावा हमारे को बस यही फ़ायदा है कि वो हमारे को स्टॉल फ्री देते हैं, आने जाने का TAD देते हैं। हम आते हैं, यहाँ भी हम आए हैं तो हमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से TAD मिल रहा है और हमारे को स्टॉल भी फ्री दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है और ऐसे होते रहना चाहिए, इससे क्या इस क्राफ्ट को आगे तरक्की हो। तो सर इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आगे इस काम के लिए वो आपकी मदद करें? हमें सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्राफ्ट है इस पे जो GST है वो मतलब कर मुक्त होना चाहिए। GST जो है ना ये खत्म हो जाएगा तो ये हाथ की चीज़ है, इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता है। तो जितनी भी हाथ की बनी हुई चीज़ें वो कर मुक्त होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम और ज़्यादा हम सेल कर सकें। टैक्स बढ़ने से क्या होता है कि फिर वो रेट भी बढ़ जाते हैं, खरीदी भी, परचेजिंग भी कम, उस पर असर पड़ता है।
तो सर इस कला का आप भविष्य क्या देखते हैं आने वाले टाइम पर? आने वाले टाइम में ये है कि ये और ज़्यादा तरक्की होगी, ऐसी बात है। हमारे बच्चे भी आगे इस तरह को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे, लेकिन बस गवर्नमेंट को नज़रअंदाज नहीं करें। जितनी भी कला हैं जो लुप्त प्राय हो रही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हमारे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं ज़मीन मिल जाए ताकि हम उसको बड़े पैमाने पर काम करें। लेकिन क्या है कि ना तो DIC वाले कोई ध्यान देते हैं, ना कोई मंत्री ध्यान देते हैं। हमने सारी कोशिश कर ली लेकिन हमें कोई इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमें कहीं ज़मीन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई अधिकारी सुनते हैं। DIC के MSME के अधिकारी भी नहीं ध्यान देते हैं और ना कोई मंत्री ध्यान देता। हमने सब कर ली कोशिश लेकिन कहीं कोई ज़मीन देने की बात ही नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारा। हम तो रहवासी क्षेत्र में काम करते हैं, क्या हम चाहते हैं कि जो अच्छी जगह मिले, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी एक ज़्यादा नहीं तो 5000 स्क्वायर फीट का ही कोई प्लाट मिल जाए तो हम उसको अच्छे बड़े पैमाने में कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं और लोगों को सिखा के इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। और ये क्या है, सिर्फ ऐसी आइटम है ये मोनोपाली वाली आइटम, ये कहीं बनती भी नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंदौर में बनती है और कहीं नहीं बनती है, तो इसको GI मिला हुआ है क्या। तो ये अच्छी बात है लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सर इस वीडियो के माध्यम से आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं इस काम से रिलेटेड? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरा एजुकेशन करने के बाद आप नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय कोई भी हैंडीक्राफ्ट के आइटम है उसको सीखो। जैसे बैग बनाना हुआ, टॉयज हुआ, ये बटिक प्रिंट हुआ, बाग प्रिंट हुआ, चंदेरी साड़ी हुई, ये जो भी है ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो बनती हैं हाथ से, उनको ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए और बल्कि पढ़ते पढ़ते भी इस काम को सीखते रहना चाहिए ताकि क्या अपने को नौकरी नहीं मिले जब तक अपन रोजगार के लिए ये काम तो करें। और हो सकता है कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़े, अगर इसी में आपके फायदा होने लगेगा तो आपको और बिजनेस बढ़ेगा तो आपको नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी बेरोजगार हैं उनको फायदे से हैंडीक्राफ्ट के बारे में सोचना चाहिए, कोई भी काम को सीखना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि देखा